हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। तो फिर से आपके लिए दोबारा से नई वीडियोस लेके मैं आ गया हूं। ये एप्लीकेबल होंगी नवंबर 22 के लिए और उसके बाद भी एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि इकोनॉमिक लॉ जो है कहीं नहीं जा रहा है और ये यहीं रहेगा सब्जेक्ट। इस बार की वीडियोस में क्या अलग होगा, कुछ बिल्कुल होगा। अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जितना प्रॉब्लम पिछली बार कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आई थी, उसको कंसिडर करते हुए थोड़ा और अच्छे से जो है चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दूंगा, बट मेरी स्पीड बरकरार रहेगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तेज लगे तो वो 0.75 पे सुन ले, अगर किसी को धीरे लगे तो वो 1.5 पे सुन लेना यूट्यूब पे। तो ये चीज़ है। तो अभी शुरुआत हम उसी चैप्टर से करेंगे जिसके साथ मैंने पहले शुरुआत करी थी, जिसका नाम है हमारा पीबीटीए एक्ट। किसका? पीबीटीए एक्ट, ठीक है। पीबीटीए जो है वो बहुत सिंपल है। अब पीबीटीए जो है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है हमारी बात करता है। 1988 में ये आया था, ठीक है। उससे पहले भी आया था, बट उसके बाद कुछ इमरजेंस चेंजेस भी आए थे इसके अंदर। हाँ, उससे जो हमारा चेंजेस आया वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, कि इसमें क्या किया इन्होंने। इसकी पनिशमेंट जो थी वो बढ़ा दी। और पनिशमेंट को बढ़ा के इन्होंने जो है कितने साल की कर दी मैं आपको बता दूं। 1 साल से 7 साल की कर दी। और उसमें 25% जो है फेयर मार्केट वैल्यू का अमाउंट का पेनल्टी भी जोड़ दिया। तो पहले क्या था, बहुत सिंपल सी पेनल्टी थी, उसको बाद में याद देखेंगे, याद करने की भी कोशिश मत करना। बट हाँ, अभी के सर स्टार्टिंग में ही पेनल्टी क्यों बता दी? स्टार्टिंग में इसलिए बता दी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ना चेंजेस आते रहे हैं इस एक्ट के अंदर। और क्यों आए थे, साफ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पेनल्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चेंजेस आए थे। ये चैप्टर बात क्या करता है? कहता है क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं लेके किसी और के नाम पे ले लेते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि जहां पर प्रॉपर्टी जो है किसी और के नाम पे ले ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमारे घर में कोई मेड काम कर रही है और उनका नाम जो है, हमारा पुराना ही नाम लेंगे हम, जो पिछले वीडियोस में लिया था, रामू काका। रामू काका अगर हमारे घर पे काम कर रहे हैं तो रामू काका के नाम पे क्या करूंगा, मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा। क्यों? क्योंकि रामू काका की जो है इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, और मैं इनके नाम पे प्रॉपर्टी ले लूंगा, जिससे ऐसे काम करके जो गलत काम है और अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा जो है वो मैंने दिया होगा। इसीलिए इस चैप्टर के हिसाब से मुझे जो है बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा और रामू काका को बेनामीदार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बेनामीदार माना जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में जाके कहीं ना कहीं एड ऑन होगी, कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सर ऐसा हम क्यों करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अपनी आय को छुपाने के लिए, अपनी इनकम को छुपाने के लिए, ठीक है। अपने पैसों को कम दिखाने के लिए, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना लेकर किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी लेने के लिए, जिससे कि आपको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को ना बताना पड़े। इन सब चीजों को डील करता है हमारा बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको एक और बता दूं। देखो, पामला जो होता है ना, पामला जो हमारा पॉमला वाला चैप्टर होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो ये कहता है कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से अगर आपने पैसे कमाए तो आपको क्या क्या दिक्कतें होंगी, उन सब में क्या प्रोसीजर होगा, वो एक्ट हमें ये बताता है। पीबीटी ये बताता है कि अगर प्रॉपर्टी के पैसे आपने दिए, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पैसे दिए, ठीक है, किसी और को ओनर बनाया, तो ये एक्ट आता है। लेकिन क्या ये सब केसेस में एप्लीकेबल होगा? कई बार हमारे माँ बाप हमारे नाम पे घर खरीदते हैं, आपने देखा होगा आपके पापा आपकी मम्मी के नाम पे घर खरीदते हैं, तो उसमें भी तो पापा पैसे देते हैं लेकिन मम्मी के नाम पे है, तो सर वो तो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होती, उसकी एक्सेप्शन है। अभी हम जब बीटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बेनामी ट्रांजेक्शन डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो चीजों को और क्लियर करेंगे। क्योंकि ये एक रिविजनरी वीडियो है, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में ना जाके मैं डायरेक्टली आपको एक सार बता दिया, एक समराइज वे में आपको बता दिया है। चलो चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो आओ फटाफट। देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा सीधा मोटी मोटी बातें करूंगा, जैसा कि आपको पता ही है मैं करता हूं, लेकिन और अच्छे से इसको समझेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या होता है बेनामी, क्या होता है बेनामी का मतलब होता है ऐसा जो बिना नाम के हो। किसके हो? बिना नाम के हो। बिना नाम के जो चीज होती है उसको क्या कहा जाता है? बेनामी कहा जाता है। बिना नाम का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी किसी के नाम पे करी नहीं गई। बिना नाम का मतलब ये होता है कि जहां पर प्रॉक्सी के नाम पे प्रॉपर्टी करी गई है। आप कॉलेज वाले जो जाते हैं उनको तो ये अच्छे से पता होगा कि प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉलेज जाने वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, और अमूमन आपको भी पता होगा, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स के अंदर भी ये पढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स के चैप्टर जब हम शेयर होल्डिंग के वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम प्रॉक्सी के बारे में पढ़ते हैं। जहां पर कोई और बंदा किसी और के बिहाफ पे जाके वोट कराता है, उसको कहा जाता है, तो हमने ये पढ़ी हुई है प्रॉक्सी, उसी को कहा जाता है। तो इसी को एक तरीके से प्रॉक्सी को जो है नाम दिया गया है, जहां पर एक बंदे के प्रॉपर्टी जो है विदाउट अ नेम, ओनर कोई और होता है और किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो उसको बेनामी प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करवा के दिखाता हूँ कि कहाँ पर है वो वर्ड। बेनामी जो होता है वो यूज किया जाता है जहां पर प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट जो होता है वो हमारा उसके नाम पे नहीं होता, जो उसका एक्चुअल ओनर होता है उसके नाम पे नहीं होता, उसके नाम पे नहीं होता जो उसका एक्चुअल ओनर होता है। जबकि लीगल टाइटल जो होता है, मतलब लीगल टाइटल
उसके नाम पे नहीं होता जो उसका एक्चुअल ओनर होता है। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टी में हमारे शेयर्स भी आ गए, डिवेंचर्स भी आ गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आ गए, मतलब जितने भी एसेट्स मान लो, ठीक है, बैंक अकाउंट्स आ गए, हेल्ड बाय वन पर्सन फॉर अनदर, मतलब एक बंदे ने किसी और पर्सन के लिए उसको हेल्ड कर रखा है, उसको अपने पास रखा हुआ है, तो उसको बेनामी माना जाता है। बहुत सिंपल है। लेकिन लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमारे मम्मी पापा वाला, सारे केस बताऊंगा जब हम ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में जाएंगे। अब यहां पर ये बता दिया गया है, जो उसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, कि लेटर को जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है, जो मतलब रियल ओनर नहीं है, उसको बेनामीदार कहा जाता है। और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती, जो उसका मालिक है, जो उसका मालिक है, उसको बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। जिसके पास भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है उसका, उसको बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। सर इतना फोकस क्यों कर रहे हो इसके ऊपर? इसके ऊपर 36 बार एमसीक्यू पूछा गया है, और बच्चों को फिर भी गड़बड़ होती है, फिर भी दिक्कत आती है, इसीलिए दोबारा 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 बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा 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 बता रहा हूं। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी और वो असली ओनर नहीं है, उसको बेनामीदार मानेंगे। लेकिन जो असली ओनर है, जिसने पैसे दिए हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो उसने पैसे दिए हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो हमारा बेनिफिशियल ओनर रहेगा, रहेगा, रहेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। और वो प्रॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? बेनामीदार। बेनामीदार को हम क्या कह सकते हैं? प्रॉक्सी भी कह सकते हैं। तो अगर मैं कल को एमसीक्यू पूछूं आपसे कि बेनामीदार को और क्या कहा जा सकता है, तो आप बोल सकते हो कि उसको प्रॉक्सी भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ, वाई डू पीपल टेंड टू डू द बेनामी? अगर कुछ आपको जानना हो कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, ये देख लो। टू डिप्लॉय अनअकाउंटेड मनी, मैंने आपको पहले बताया था, टैक्स से बचाने के लिए, रेवेन्यू अथॉरिटीज को धोखा देने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए, अपनी इनकम इनकम के हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए, नेटवर्थ को, तो इन सब चीजों के लिए ये काम किया जाता है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्टर अभय या मिस्टर आकाश फॉर एग्जांपल, उसने बेनामी ट्रांजैक्शन करने का सोचा, ऐसा उसने क्यों सोचा होगा? तो आपको ये आंसर आपको याद आना चाहिए कि क्यों बेनामी ट्रांजैक्शन लोग करते हैं, और इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख के आ जाएंगे कि इन सब चीजों की वजह से लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ आप पेनल्टी भी लिख के आ जाएंगे कि अगर ऐसा करता है और आकाश पकड़ा जाता है तो उसको इतनी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी है ऊपर बता चुका हूं, दोबारा से नीचे डिस्कस करेंगे। तो सर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको सीधा सीधा मोटी मोटी बात बताता हूं कि यहां पर अमेंडमेंट हुई हमारी 2016 में, और ये अमेंडमेंट वही अमेंडमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया, जहां पर ये बोला गया कि अब जो सजा होगी वो कितने की होगी? 1 साल से लेकर मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। प्लस 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 एंड लगाया है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं प्लस लिख रहा हूं, मतलब एंड और नहीं है, और नहीं है, एंड है 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो होगा उसका, अगर आपके एसेट 100 करोड़ के हैं तो उसका 25% मतलब 25 करोड़ आपका जुर्माना लगेगा। 25 करोड़ की आपकी पेनल्टी तो लगेगी, साथ में मिनिमम 1 साल की सजा, प्लस 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 7 ईयर्स तक की भी सजा हो सकती है। मतलब मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। तो 1 2 3 की भी सजा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 तक सजा हो सकती है, 7 ईयर्स तक सजा हो सकती है। तो ये इतना ध्यान आपको रखना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी ध्यान रखना नहीं है। कि ये चेंजेस इसलिए आए थे, ये 2016 में इसलिए किया गया था कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें, क्योंकि पहले जो सजा होती थी ना, पहले जो सजा होती थी वो थोड़ी कम होती थी, लोगों को ना वो मतलब बहुत कम लगती थी, लोग बड़े खुश रहते थे कि यार इतनी कम सजा मिलेगी तो निकल लेंगे बच के बच्चों। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको बच के नहीं निकलने देंगे, हम कातिया, हम तेरे को फंसाएंगे और हम अच्छी खासी पेनल्टी तेरे ऊपर लगाएंगे। तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, और पेनल्टी भी लगाई गई, और साथ में पेनल्टी को एंड किया गया, और उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि आपको 1 से 7 साल तक की सजा होगी। पहले कितनी पेनल्टी थी सर जिसको चेंज करके इतना किया गया? प्लीज एक बार बता दोगे? चलो मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आगे सेक्शंस में हम पढ़ेंगे। पहले पेनल्टी जो थी वो 3 साल की थी, मतलब 3 साल से ऊपर की सजा नहीं होती थी, प्लस फाइन लगता था, और या फिर दोनों हो सकते थे, ऐसा हमारे साथ रहता था। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसको चेंज किया गया, और हमारा अब वाली पेनल्टी याद रख लो ना यार, छोड़ो ना पहले क्या हुआ, आईसीए आपसे पूछेगा भी नहीं पहले क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है इस बात पे। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ा देंगे। अब यहां पर मैं दोबारा रुकूंगा, क्यों रुकूंगा, मैं आपको फटाफट बता दूं ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को लाने का। ये आपसे 4 नंबर का सॉरी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का, क्योंकि कई बार आईसीआई ने कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं। तो क्या वो पीबीटीए के नहीं पूछ सकता क्या? बिल्कुल पूछ सकता है जी। कंपटीशन एक्ट के पूछे हैं तो पीबीटीए के भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये 4 हमारे ये
तीन, सॉरी ये तीन है हमारे, ये तीनों लिख के दे देगा और ऑल ऑफ द अबव करके दे देगा। आपको ऑल ऑफ द अबव चूज करके आना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या होगा, आप खुद ही बताओ। प्रोहिबिट करना बेनामी ट्रांजैक्शन को, बेनामी प्रॉपर्टी को जो है रिकवर करना, और उससे जुड़े हुए मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, ये सारी चीजें, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे एमसीक्यू में मेरे भाइयों। चलो फटाफट से सेक्शन 1 पे आते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। सेक्शन नंबर 1 हमसे बहुत सिंपल सी बात कहता है कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहां पर है। ये एक्ट एप्लीकेबल whole of India including Jammu and Kashmir, whole of India including Jammu and Kashmir, whole of India, whole of India including Jammu and Kashmir। सिंपल, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है। थोड़ा सा फटाफट से चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगी उसी को रिवाइज करेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो सेक्शन नंबर 7 में इस एक्ट में डिफाइन है, वो आगे पढ़ेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है हमारा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 25 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में उसी को एडमिनिस्ट्रेटर माना जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल कौन होता है, जो सेक्शन नंबर 30 ऑफ दिस एक्ट में डिफाइन किया गया है, वो एपलेट ट्रिब्यूनल माना जाता है। अप्रूविंग अथॉरिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ेंगे। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बन के आ सकता है। जो हमारी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है ना, वो इंक्लूड करती है एडिशनल कमिश्नर को भी। इंक्लूड इन सेंस मतलब उसका मतलब जो होता है उसमें एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बार एमसीक्यू ऐसा पूछ लिया गया था कि हमारे अप्रूविंग अथॉरिटी में कौन कौन आ सकते हैं, कौन से कमिश्नर आते हैं। एडिशनल कमिश्नर, दूसरा बी लिखा था इन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर, तीसरा लिखा था इन्होंने नन ऑफ द अबव, और चौथा लिखा था बोथ ऑफ द अबव। तो आपको बोथ ऑफ द अबव चूज करना है, लेकिन बोथ ऑफ द अबव तभी तो चूज करोगे जब आपको अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब पता होगा। तो अप्रूविंग अथॉरिटी में हमारे एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर दोनों आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगली डेफिनेशन हमसे पूछता है कि अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना किसी भी बंदे को। प्रोहिबिट करना किस चीज के लिए, प्रोहिबिट करना उसको ट्रांसफर करने के लिए कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, और ना ही प्रॉपर्टी को मूव कर सकता है, उसको अटैचमेंट बोला जाता है। ये तो हमें पता है, ये हमने मामला में भी पढ़ा है। ठीक है जी। अथॉरिटी, अथॉरिटी जो हमारी सेक्शन नंबर 18 में डिफाइन है वो है बैंकिंग कंपनी। वो कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 51 ऑफ द एक्ट के हिसाब से बैंकिंग कंपनी मानी जाएगी, वो होती है हमारी बैंकिंग कंपनी। अब हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम पढ़ेंगे कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। सर अब बेनामी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई ऐसी घबराने वाली डेफिनेशन नहीं है। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आपका कोई भी आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी में आपका लैंड भी आ सकता है, बिल्डिंग भी आ सकता है, शेयर्स भी आ सकता है, डिवेंचर्स भी आ सकता है, सेक्टर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कहता है, बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो हमारा बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन ये रही, यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबर करो मेरे यार, अभी पता चल जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन भी क्या होता है। और बेनामी ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं ये डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। इन केस अगर आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी और बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी थी, तो उसका जो पैसा आया है, जो रोकड़ा आया है, जो रुपया आया है, जो डॉलर्स आए हैं, कुछ भी आया है, जो भी प्रोसीड्स आई हैं, वो उस प्रॉपर्टी की, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर यहाँ पर प्रोसीड्स वर्ड ना लिखते ना, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सियाने भाई इंडिया में, बहुत सियाने क्या करते, उसको बेच देते, कहते इस पैसे को थोड़ी बेनामी है, वो तो लैंड बेनामी थी। अब लैंड बेनामी थी तो लैंड तो मैंने बेच दी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाई जिसमें इंक्लूड किया प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पैसा जो बेचा है, प्रॉपर्टी का पैसा जो बेचा है, मतलब जो पैसा आपके पास आया है बेनामी प्रॉपर्टी को बेच के, उसको भी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा मेरे भाई। अब मैं आपको बताऊं, नीचे वही बात लिखी हुई है कि जो फाइनेंस करता है, जो रियल ओनर होता है वो होता है, और जो जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी होती है उसे बेनामीदार बोला जाता है। इस बात को तो मैंने रटवा दिया है आपको, और उसे प्रॉक्सी भी कहा जा सकता है। अब एक केस लॉ है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं पुराने वीडियोस में, लेकिन अब नई वीडियो बना रहे हैं तो दोबारा से बात करेंगे ना मेरे भाई। सीआईटी वर्सेस दौलत राम रावतमल। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट कंक्लूजन बताता हूं इसका बिना आपका टाइम वेस्ट करे। इस केस में यह हुआ था कि अगर कोई बंदा किसी को बोल रहा है, मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट का बंदा ये बोल रहा है कि गौरव की प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर है। मतलब अगर डिपार्टमेंट ने बोला कि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो उसको ये सबूत लाने होंगे, उसको ये प्रूफ करना होगा वो किस बिहाफ पे ये बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो बेनामी प्रॉपर्टी है। ये प्रूफ करना किसकी जिम्मेदारी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये प्रूफ करना किसकी जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, गौरव की जिम्मेदारी नहीं है। तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के दोबारा बोल रहा हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सीआईटी वर्सेस दौलत राम
रावतमल जी का आप केस रेफर करते हुए बताएंगे कि डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना होगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो होगा वो डिपार्टमेंट पे होगा कि वो बताए कि प्रॉपर्टी बेनामी उनको क्यों लग रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपका अगला सेक्शन हमारे पास आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्टार कर सकते हो इस सेक्शन को, जिसमें हमें यह पढ़ना है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है। आओ बहुत ही आराम से हौले हौले पढ़ेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी अरेंजमेंट जहां पर प्रॉपर्टी जो है, जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के पास है, प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, रामू काका के पास है, और पैसे जो है वो किसने दिए हैं, गौरव ने दिए हैं। मैं यहां पर एग्जांपल अपने नाम का ले लेता हूं, ठीक है। और पैसे जो दिए हैं किसने दिए हैं, कंसिडरेशन जो दिए किसने दिए है, किसी और ने दिया है, किसी और बंदे ने दिया है, तो उसको बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और यहाँ पर सर लेकिन पापा के नाम पे मम्मी वाला आपने अब तक क्लियर नहीं किया, करेंगे ना, होले होले करेंगे। लेकिन अब नीचे देखो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट क्लियर है, जहां पर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है और पैसे किसी और ने दिए हैं, कंसिडरेशन किसी और ने दिया है, तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो हेल्ड करी गई है किसी और के बेनिफिट के लिए, मतलब फ्यूचर बेनिफिट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गौरव सर का हो रहा है, लेकिन गौरव सर का हो रहा है, लेकिन रामू का के नाम पे प्रॉपर्टी है, प्रोवाइड और कंसिडरेशन जिसने प्रोवाइड किया गौरव ने, उसको फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, लेकिन रामू काका को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है तो भी उसको नामी ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। देखो पहला नाम क्या कहता है, पहला ही कहता है जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है किसी और के नाम पे, पैसे किसी और ने दिए, वो बेनामी ट्रांजैक्शन। दूसरा, जिसने पैसे दिए उसको फ्यूचर में या इमीडिएटली बेनिफिट हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जो भी बेनिफिशियल ओनर है, तो वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस है। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है, इसके एक्सेप्शन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, एमसीक्यूज रहते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। कहता है एक्सेप्शन ये है कि अगर कर्ता ने होल्ड कर रखा है या मेंबर ऑफ एचयूएफ ने होल्ड कर रखा है, तो कर्ता जो होता है वो एचयूएफ का हेड होता है, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि आप पेपर 7 में भी पढ़ते हो एचयूएफ, ठीक है, वैसे भी आपको नॉलेज है, आईपीसीसी में भी पढ़ के आए हो। तो कर्ता या मेंबर ऑफ एचयूएफ ने अगर रख रखी है और पैसा जो है वो नॉन सोर्सेज से आया था एचयूएफ फैमिली के, तो उस केस में ये जो होगा बेनामी नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी होल्ड करी गई है, हेल्ड करी गई है, होल्ड करी गई है फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, तो उस केस में भी मतलब अगर ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, पार्टनर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, तो भी उस केस में हमारा जो है बेनामी नहीं माना जाएगा। तीसरा, स्पाउस के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, ये आ गया आपका, स्पाउस के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, चाइल्ड के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल के, जहां पर पैसा नॉन सोर्सेज से दिया गया है, नॉन सोर्सेज से दिया गया है, मैं नॉन सोर्सेज बार बार बोल रहा हूं, नॉन सोर्सेज बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में आप इसी बात से फंसते हो बस। अगर नॉन सोर्सेज से दिया गया है तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर भाई या बहन या लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट के नाम पे भी है और जॉइंटली भी ओन करते हैं और पैसा जो है नॉन सोर्सेज से दिया गया है, किससे, नॉन सोर्सेज से दिया गया है, तो उस केस में भी हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। दैट्स इट, बहुत ही असली। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी फिक्शियस नेम पे ली गई है, मतलब रामू काका एग्जिस्ट नहीं करते और मैंने रामू काका के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, रामू काका है ही नहीं, कोई रामू काका ही नहीं है, फिल्म में भूत है, ये भूत है, और मैंने इसके नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, फिक्शियस नेम पे कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो उस केस में भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उस केस में भी हमारा जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसके बाद अगला, जहां पर सामने वाला बंदा जो है ओनरशिप डिनाई कर रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इतने सारे एमसीक्यूज में मिला मुझे, मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ फटाफट से, है ना। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बेटा है, ठीक है, गौरव का एक बेटा है जिसका नाम है पुनीत, ठीक है, गौरव का एक बेटा है जिसका नाम है पुनीत। अब गौरव का एक बेटा है जिसका नाम है पुनीत, जिसने क्या करा, गौरव के बेटे ने का बेटा है पुनीत, और गौरव ने पुनीत के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी। पुनीत से जब पूछा गया तो पुनीत ने डिनाई कर दिया कि मेरे को नहीं पता, मेरे नाम पे है, ओनरशिप के लिए उसने डिनाई कर दिया। अगर उसने डिनाई कर दिया तो ये प्रॉपर्टी जो गौरव ने पुनीत के नाम पे रख रखी है, इसको बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला, लास्ट, a transaction or arrangement in respect of the property where person providing the consideration is not traceable, मतलब यहां पर जो बंदा पैसे दे रहा है, मतलब गौरव ट्रेसेबल ही नहीं है या गौरव है ही नहीं, फिक्शियस पर्सन है गौरव, तो उस केस में भी इसे बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आईसीआई ने बहुत सुंदर सा एक चार्ट बना के दिया है, फटाफट से आपको समझा देता हूं।
गो थ्रू करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है? ऐसी अरेंजमेंट या ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पैसा जो है कोई और बंदा दे, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे हो। दूसरा, जहां पर फ्यूचर में या इमीडिएट बेनिफिट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बंदे का हो जिसने पैसे दिए हो, लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि वो करता या एचयूएफ नहीं होना चाहिए, नॉन सोर्सेज से पैसा ना दिया गया हो, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ना होना नहीं होना चाहिए वो बंदा। अगर है तो फिर वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। अगर बच्चे या स्पाउस के उस रूप में उसके पास होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए, अगर और प्रोवाइडेड नॉन सोर्सेज से पैसा आना चाहिए, या ब्रदर एंड सिस्टर लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट के नाम पे जॉइंटली या और जॉइंटली ओनर नहीं होने चाहिए। लेकिन इन सब में कंडीशन ये है कि नॉन सोर्सेज से पैसा होगा तभी वो माना जाएगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्या कहता है, ऐसी या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन तब मानी जाएगी जब फिक्शियस नेम में हो, मतलब जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, जैसे रामू काका एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जहां पर पुनीत के नाम, पुनीत ने डिनाई कर दिया हो, अनअवेयर और पुनीत को पता ही ना हो, या उसने डिनाई कर दिया ओनरशिप। फॉर एग्जांपल, मैं अपने दोस्त के नाम पे, मैं अपने भाई के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे घर लिए जा रहा हूं, लेकिन उसको पता ही नहीं है और बाद में उनसे पूछा डिपार्टमेंट ने तो वो डिनाई कर गए, तो उस केस में भी वो बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। या फिर जिसने पैसे दिए हैं वो ट्रेसेबल और फिक्शियस पर्सन हो, या वो ट्रेसेबल ना हो, मतलब ट्रेसेबल ना हो और फिक्शियस पर्सन हो, तो उस केस में भी बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मुझे लगता है इससे अच्छे से आपको कोई भी समझने की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास एक चीज ये बोली गई कि कब बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शन की एक्सेप्शन है, ये बहुत ही कम, शायद से इसको पेपर में पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस चार्ट से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहता है बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, नंबर वन। बेनामी ट्रांजैक्शन कब नहीं मानी जाएगी? नंबर वन, अगर जिस बंदे ने पैसे प्रोवाइड किए हैं उसी के पास वो प्रॉपर्टी है तो उसको बेनामी ट्रांजैक्शन, उसी के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसको नहीं माने जाएंगे। जहां स्टैंप ड्यूटी उसने पे कर दी गई है और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो ये तीन कंडीशंस अगर पूरी हैं तो उस केस में उसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं, बेनामी ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं करती ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर पोजेशन प्रॉपर्टी की उसी बंदे के पास है जिसने पैसा दिया है, स्टैंप ड्यूटी पे हो गई है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर्ड है। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, इतना जान लो, इतना ही कर लो, बहुत है, बहुत है, बहुत है सर। और एक चीज और बताता हूं, चलो आपको ना मैं केस लॉ वाली ये बात याद दिलाता हूं। ठीक है, ये 4 सर्कमस्टांसेस हैं जो ज्यादातर हमारे जो है रहते हैं, प्रिवेल करते हैं। ठीक है, जो जब भी हम एक टेस्ट ले रहे होते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जब मैं आपको केस लॉ की वीडियोस करवाई थी मैंने, और दोबारा से जब मैं डालूंगा तो मैं आपको फिर से ये बात बता दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें जो है वो डिसाइड करती हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जैसे कि बेसिस ऑफ द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, रिलेशनशिप क्या है पार्टी के साथ, मोटिव क्या था आपका और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था। मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, मई 22 में एक पेपर जो अभी पेपर हुआ था, अभी लास्ट पेपर जो हुआ है मई 22 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था और उसमें यहां पर से ही सॉल्यूशन मिलता, तो इसीलिए मैंने आपको ये मार्क कर रखा था कि आपको बताऊंगा पेज 6.10 पे, यहीं पर आपको दिख रहा है कि ये चारों कंडीशन अगर होती हैं तो इसका मतलब इन चारों को चेक किया जाता है बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए। तो इन चारों कंडीशंस को चेक किया जाता है, तो आईसीए ने इसी तरीके से पूछा था। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसीलिए मैंने बोला। बाकी के केस लॉ आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बाकी जो हमने अब तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड केस लॉ है, एग्जांपल्स है। ठीक है, 1900 प्रूफ किस पे है ये सब। आओ बेनामीदार के बारे में बात करते हैं। बेनामीदार के बारे में सर इतनी बार तो नाम बता दिया। बेनामीदार एक फिक्शियस पर्सन होता है, एज द केस में भी, जिसके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी होती है। हमारे केस में रामू काका जो है, रामू काका जो है वो क्या है? बेनामीदार है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसको माना जाता है, और वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, उसको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है। चलो जी, अगला, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है बेंच का, ठीक है, इग्नोर कर दो। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर भाई, इसमें आपको बहुत दिक्कत होती है एमसीक्यू के दौरान। मैं आपको फिर बता दूं कि यहां पर क्या है, बेनिफिशियल ओनर वो बंदा होता है जो, जिसकी आइडेंटिटी आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी से, बेनामी प्रॉपर्टी जो कि होल्ड कर रखी है किसने? एक बेनामीदार ने। मतलब सिंपल है यार, गौरव ने रामू काके के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, रामू काका इज बेनामीदार, गौरव इज बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, गौरव ने उसके पैसे दिए थे। ठीक है, गौरव ने उसके पैसे दिए थे, गौरव को फायदा होने वाला है उस प्रॉपर्टी से आगे ना पीछे। ठीक है, जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में फॉल करता है, गौरव फॉल कर रहा है उस डेफिनेशन में, तो गौरव इज द बेनिफिशियल ओनर एंड रामू काका इज द बेनामीदार। दैट्स इट। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है। आओ, बोर्ड, बोर्ड का मतलब जहां जहां बोर्ड पढ़ोगे वो उसका मतलब यही है, जो हमारा सीबीडीटी होता है। उसके बाद डायरेक्टर, जो हमारा कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर का मतलब समझाया गया है, जो बोर्ड ऑफ द कंपनी असाइन करती है, अपॉइंट करती है। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटर का मतलब वही है जो हमारा सक्सेशन एक्ट में है। क्या ये ध्यान रखना है? कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसके ऊपर हमारे अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था जुलाई 21 में, और क्वेश्चन आते रहते हैं। ये फेयर मार्केट वैल्यू में आपको बता दूं, पेपर नंबर 7 जब आप पढ़ते हैं ना, पेपर नंबर 7 डीटी का, हाँ, उसमें जब आप वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, मैं आपको बताता हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट, वहां पर भी फेयर मार्केट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी वो इंपॉर्टेंट है। फेयर मार्केट वैल्यू सर कैलकुलेट क्यों करनी है? फेयर मार्केट वैल्यू इसलिए कैलकुलेट करनी है क्योंकि जो हमारी पेनल्टी है वो भी, उसका भी 25% फेयर मार्केट वैल्यू, 25% ऑफ फेयर मार्केट
वैल्यू जो है पेनल्टी लगाई जाती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू होगी क्या, उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू निकालोगे कैसे? सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है ऐसा प्राइस जो ओपन मार्केट में, जिस दिन आप मार्केट में प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे उस दिन वो क्या प्राइस फेच करके देगा, उसको फेयर मार्केट वैल्यू बोला जाता है। लेकिन अगर ओपन मार्केट में उसके प्राइस अवेलेबल ना हो तो हम रूल नंबर 3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूल नंबर 3 लगाते हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के सच्चे बच्चों, रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल सी बात करता है। तो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक, जो ओपन मार्केट वैल्यू में उसकी प्राइस अवेलेबल है। दूसरी, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि हायर ऑफ द फॉलोइंग लिया जाएगा। रूल नंबर 3 तब लगेगा जब फेयर मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू में, मतलब फेयर वैल्यू गिवन ना हो, मिले ना। ठीक है, तो आईसीए आपको कभी भी ओपन मार्केट वैल्यू वाला क्वेश्चन तो नहीं देगा, क्योंकि क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब वही होगा ना तो फिर कैसे चलेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। तो आपको रूल नंबर 3 इसलिए जानना जरूरी है। अब रूल नंबर 3 ये कहता है कि प्राइस किसी भी तरीके से अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स भी प्रॉपर्टी है होती है ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया था ऊपर, तो उसका कैसे निकलेगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग रहेगा। किस तरीके से? देखो, इन तीनों में हायर ऑफ द फॉलोइंग मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपने करा है एसएफएम में, ठीक है, या फिर जो हम अभी फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी माइनस एल, ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइड बाय पी। याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको याद होगा क्योंकि पेपर 7 में ये है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना तो ओपन बुक है। द प्राइस ऑफ द अनकोटेड इक्विटी शेयर शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसको एक्वायर करने की क्या कॉस्ट पड़ी थी। दूसरा, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड, मतलब क्या होगा, आपको 4-5 कैश फ्लो दे दिए होंगे तो आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, जो भी आईबीआर वगैरह रेट गिवन होगा, और उसका आईबीआर से आप डिस्काउंटिंग कर लोगे और जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू मान ली जाएगी। तीसरा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए फॉर एसेट्स, बी फॉर क्या है वो भी जानेंगे, एल फॉर क्या है वो भी जानेंगे, पीवी डिवाइड बाय पीई करेंगे। इन तीनों में से जो भी आएगा उसको उसको उसका हायर लेंगे और वो हमारी क्या मानी जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, और उसका 25% लेंगे तब पेनल्टी निकलेगी, है ना। चलो, अब ए के बारे में बात करते हैं। ए क्या कहता है? ए में क्या क्या लेना है आपको इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। ए का मतलब होता है जो भी बुक वैल्यू होती है किसकी? एसेट्स की, लेकिन इसके अंदर एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाता किसको? बुलियन को, ज्वेलरी को, स्टोन को, आर्टिस्टिक वर्क को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी नहीं, लैंड को भी नहीं, शेयर्स को भी नहीं, सिक्योरिटीज को भी नहीं। ठीक है, तो मतलब बुक वैल्यू लेंगे किसकी? एसेट्स की बुक वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? बुक वैल्यू लेंगे, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब माइनस कर दोगे आप। क्या क्या अगर इंक्लूडेड है तो? बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज, इमल प्रॉपर्टी, और उसमें से माइनस करना है, रिड्यूस करना है। अगर आपको उस टेबल में गिवन है, वहां डिटेल गिवन है, अगर कोई इनकम टैक्स आपने पे किया है वो, लेकिन इनकम टैक्स पेड में से आपको माइनस कर देना है अगर इनकम टैक्स का कोई रिफंड आया था तो वो। पहले क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का आपका इनकम टैक्स गिवन है, लेकिन उसमें से वहां एक और चीज गिवन है कि इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 20 रुपीज, तो आपको यहाँ पर 20 रुपीज माइनस करना है पहले, और 80 रुपए जो है आपका बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा एसेट जो हमारा डेफर्ड एक्सपेंडिचर बता रहा है उसको भी आपको माइनस कर देना है, तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बी। बी क्या कहता है? बी कहता है अब जितनी चीजें वहां ऊपर हमने एक्सक्लूड की थी, जिनको कंसीडर नहीं किया था, एक्सक्लूड मतलब जिनको कंसीडर नहीं किया था, जैसे बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज, एनिमल प्रॉपर्टी। आपको अगर ये बहुत अच्छे से समझना हो तो आप केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस इस पे डाली हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब क्या कहता है? बी कहता है कि बुलियन का लेना है, ज्वेलरी का लेना है, प्रीशियस स्टोन का लेना है, आर्टिस्टिक वर्क का लेना है, शेयर्स का लेना है, सिक्योरिटीज का लेना है, और इन सबका जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है, मतलब इनकी फेयर वैल्यू लेनी है, इनकी बुक वैल्यू नहीं लेनी। इसीलिए हमने ऊपर से हटाया था, क्योंकि ऊपर वालों का तो हम बुक वैल्यू ले रहे थे, लेकिन ज्वेलरी, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज, इमल प्रॉपर्टी, इनकी क्या लेनी है? हमें फेयर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ए और बी में, ए प्लस बी में हमें ए तो पता, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब उसमें से हम माइनस करते हैं एल। एल, ठीक है, एल क्या है? नाम से भी पता चल रहा है क्या होगा? लायबिलिटीज। हमें क्या करना है? बुक वैल्यू लेनी है किसकी? बुक वैल्यू किसकी लेनी है बच्चों? लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज की बुक वैल्यू लेनी है, लेकिन उसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करनी, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का हो चाहे वो इक्विटी का हो, रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है, प्रोविजन, अगर टैक्स का कोई प्रोविजन बना है उसको कंसिडर नहीं करना है उसमें से, लेकिन प्रोविजन ऑफ टैक्स में से भी आपको क्या माइनस कर देना है? अगर कोई आपका इनकम टैक्स का रिफंड है तो वो माइनस कर देना, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई और प्रोविजंस बनाए हैं लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, अदर देन एज सर्टेन लायबिलिटीज का, अदर देन एज सर्टेन लायबिलिटीज के अलावा, अदर देन एज सर्टेन लायबिलिटीज का अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है अदर देन एज सर्टेन, तो वो माइनस कर देना। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज अगर कुछ है अदर देन एरियर्स ऑफ डिविडेंड पेबल, तो वो आपको माइनस कर देने हैं। ठीक है, वो सब हटाने के बाद आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पीई,
और फिर पीवी, ठीक है, तो उसके डिवाइड बाय पीवी, तो ये आपका रहेगा इस तरीके से, हमारा पीवी डिवाइड बाय पीई कर लेना हो जाएगा। और पीवी पीई है क्या, जो भी हमारा अमाउंट पेड अप है इक्विटी शेयर्स का वो है, और हमारा पीवी क्या है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो हमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डिस्काउंटेड कैश फ्लो और ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइड बाय पीई, दैट्स इट। और करना ए बी एल है क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओपन बुक है, आराम से आना, यहाँ देखना, रीड करना, फटाफट से डाल देना। यहाँ पर आईसीआई ने बहुत ही अच्छे से चार्ट में भी समझा दिया इस कॉन्सेप्ट को कि प्राइस ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स कैसे होगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डीसीएफ, ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइड बाय पी, वही सारी चीजें जो मैंने वहां पर बताई, वही सारी चीजें चार्ट में है। फर्म, अगर मैं आपको बताऊं फर्म, तो फर्म वही है जो हमारी सेक्शन नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फर्म मानी जाएगी, उसी को माना जाएगा। हाई कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट जुडिक्शन में हमारा हाई कोर्ट होगा, जहां एग्री पार्टी जाएगी, अपील वगैरह करेगी, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिंग ऑफिसर भी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इसके अंदर आते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हमारे उसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंबर्स, जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स होंगे, उन्हें मेंबर्स बोला गया है। नोटिफिकेशन वही जो नोटिफाई करी जाएगी ऑफिशियल गैजेट में। पार्टनर का डेफिनेशन वही है जो हमारा सेक्शन नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से माना जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि पार्टनर इसको बोला जाएगा। पार्टनरशिप का मतलब वही सेक्शन नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कौन पार्टनर है। इसके अलावा पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो पर्सन वो होता है जो इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एओपी बीओआई हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, इन सबको पर्सन माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रिस्क्राइब का मतलब वही जो रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे टाइम टू टाइम, उसको प्रिस्क्राइब बोला जाएगा, वहां पर प्रिस्क्राइब होंगे, वो सारे प्रिस्क्राइब इसके अंदर रहता है। उसके बाद प्रॉपर्टी, हाँ ये थोड़ी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो मोबाइल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमोबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो कॉर्पोरियल हो, चाहे वो इनकॉर्पोरियल हो, इन सबको प्रॉपर्टी माना जाएगा। और प्रॉपर्टी इंक्लूड भी करती है किसी भी तरीके का राइट या इंटरेस्ट या लीगल डॉक्यूमेंट जो आपके नाम पे है, राइट्स हैं, अगर आपके इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पे, तो वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी अगर कन्वर्टेड फॉर्म में है और वो प्रोसीड्स को भी इंक्लूड करती है, तो उसको प्रॉपर्टी माना जाएगा। दैट्स इट, मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दी थी। एक तरीके से एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो इसमें एग्जांपल अगर मैं बता दूं, तो लैंड हो गया, शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, इसको प्रॉपर्टी माना जाएगा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही जो हमारा कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिफाइन है, वही माना जाएगा। इसके बाद स्पेशल कोड, जो हमारा स्पेशल कोड के तहत स्पेशल कोड डेसिग्नेटेड है वो। ट्रांसफर का मतलब आपको पता होता है, ट्रांसफर का मतलब वही होता है किसी भी तरीके से राइट, टाइटल या पोजेशन या लेन ट्रांसफर कर देना, इंक्लूड सेल, परचेज और एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, तो उसको ट्रांसफर माना जाता है। ट्रस्टी वही जो हमारा सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से ट्रस्टी माना जाएगा। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर शुरू होता है। सर अब तक क्या टाइम पास था, नहीं बेटा, उस चैप्टर को जल्दी खत्म करने के लिए वो सारा बेस था और हमने बहुत अच्छे से उसको समझ लिया। सेक्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, आधा आपको मैं बता दूं, आधा आपका हो चुका है, 17 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 53 पेजेस टोटल, 53 इतना ज्यादा आपको लगेगा नहीं, हो जाएगा, फटाफट से करते हैं। चलो भाई, सेक्शन नंबर 3 कहता क्या है, मैं आपको सार बता देता हूं। सेक्शन नंबर 3 हमसे ये कहता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, बेनामी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है। मतलब सबसे पहले एक्ट रोकेगा ना कि कोई भी पर्सन जो है बेनामी ट्रांजैक्शन ना करे। अगर वो करता है तो उसको सजा होगी, कितने साल की, 3 साल की सजा होगी, प्लस फाइन लगेगा, प्लस दोनों है। सर आप तो कह रहे थे कि 3 से 7 साल तक की, 1 से 7 साल तक की सजा है, प्लस 25% है, यहाँ तो हम और भी देख रहे हैं फाइन में। ये अर्लियर था, ये अर्लियर था, ये था अर्लियर, ठीक है बच्चों, ये अर्लियर था। तो अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो अमेंडेड है वो ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे, इसको याद मत रख लेना, ठीक है, गलती से और लिखाना। ये है हमारा अमेंडेड, आओ जहां डार्क कर रखा है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम 7 ईयर एंड फाइन जो हमारा 25% तक का लगेगा ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया है कि कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो सजा है, सजा है, कितने साल की सजा है, 1 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 7 ईयर, प्लस 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू मेरे ब्रदर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 25% ऑफ द वैल्यू, ठीक है भाई और बहनों, इतना ही है। आओ अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, सबसे मतलब सेक्शन नंबर 3 में दो चीजें थी, एक कि बेनामी ट्रांजैक्शन मत करना, दूसरा अगर करोगे तो इतनी सजा है, कितनी है, 1 साल मिनिमम, 7 साल मैक्सिमम, प्लस 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी बंदा जो है क्लेम नहीं कर सकता, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी नहीं करनी, मतलब को नो पर्सन कैन क्लेम और डिफेंस
ऑन बेनामी प्रॉपर्टी। मतलब आप बीपी के ऊपर, बीपी मतलब बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर ना ही क्लेम कर सकते हो ना ही डिफेंस कर सकते हो। बहस नहीं करनी यार, गलत काम करके ना बहस नहीं करनी। इतने से सेक्शन याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेक्शन नंबर 4 का 2 प्रोविजन भी यही सेम बात कहता है कि आपको किसी भी तरीके से बहस नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। नो डिफेंस बेस्ड ऑन राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द property held benami whether against the person in those or is held or against any other person। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। कॉन्फिस्केट किया जाएगा, बेनामी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना ध्यान रख लो, कौन कॉन्फिस्केट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है जी? सेक्शन नंबर 6 कहता है, पहले भी ऐसा ही था, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है इस लॉ में, ठीक है। बस कुछ सेक्शंस ओमिट कर दिया आईसीआई ने, कोटि कोटि धन्यवाद आईसीआई का, उन्होंने फालतू के सेक्शंस हटाए, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 हमसे ये कहता है कि बेनामी ट्रांसफर, अगर बेनामी प्रॉपर्टी को बेनामीदार जो है वो क्या नहीं कर सकता? ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब कोई भी पर्सन जो बेनामीदार है, मतलब रामू काका जो है वो रीट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब उस प्रॉपर्टी को, बेनामी प्रॉपर्टी को मेरे को, गौरव को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। मैं कह रहा हूं, छाप लो, अंगूठों पे लिख लो, हाथों पे लिख लो, सब जगह लिख लो, पेपर में आ सकता है। पेपर में आ सकता है क्या? पेपर में कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ सकता है। अगर कोई बंदा रीट्रांसफर करता है, मतलब अगर रामू काका गौरव को प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 6 ऑफ द पीबीटी एक्ट। दैट्स इट, ठीक है सर। आगे क्या लिखा है इन्होंने? आगे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बताया गया है कि उसको भी बेनामी ट्रांजैक्शन माना जा सकता है, उसके बारे में आप रीड कर लेना, नॉट सो रिलेवेंट पार्ट, ठीक है। जो मेन था मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 6 सिंपल ये कहता है कि बेनामीदार रीट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी, किसको? बेनिफिशियल ओनर को, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपने बेनामी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया किसी और को तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, रीट्रांसफर अगर किया तो। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है भाई? सेक्शन नंबर 7 कहता है अथॉरिटीज के क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के बारे में कहता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही होगा कि मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करेंगी। अब यहाँ पर सेक्शन 8 से सेक्शन नंबर 17 ओमिट कर दिया गया है। आप सब जो है आईसीआई को धन्यवाद करेंगे, थैंक्स आईसीआई, आईसीआई धन्यवाद, आपने हमारे 10 सेक्शन जो है कम कर दिए। आईसीआई इज वेरी गुड। तो आओ सीधा सेक्शन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। आपके 2-3 पेज आईसीआई ने कम करवा दिए कर दिए हैं, ठीक है। आओ बच्चों, आओ क्या कहता है सेक्शन नंबर 18? सेक्शन नंबर 18 कहता है अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। देखो मैं आपको बताऊं, जो हमने अब तक पढ़ा है ना वो मेन था, वो चैप्टर आपके मोस्टली क्वेश्चंस उसी से हैं। अब जितनी चीजें आएंगी ना वो तो ऐसा है कि अगर आ गई तो डायरेक्टली हिट करनी है और बुक से फटाफट से लिखना है बस देख के। देखो अब सेक्शन नंबर 18 कहता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज इसके अंदर रहेंगी। सबसे पहला इनिशिएटिंग ऑफिसर रहेगा, दूसरा अप्रूविंग अथॉरिटी, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर और चौथा जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मैं आपको बताऊं ये सब काम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो क्या करता है? नोटिस भेजता है और अटैचमेंट करता है। अप्रूविंग अथॉरिटी क्या करता है? एविडेंस वगैरह कलेक्ट करता है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो प्रॉपर्टी आपके अटैच करी गई है, चाहे वो प्रोविजनल अटैचमेंट हो, चाहे कंफर्म्ड अटैचमेंट हो, या फिर कुछ भी हो, ये मैनेज करता है प्रॉपर्टी को, देखभाल। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो है जो हमारा कॉन्फिस्केट करता है प्रॉपर्टी को। और एक और इसके अंदर पार्टी होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर आप अपील करने के लिए जाते हैं, जहां पर आप अपील करने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में कि जहां पर आप अपील करने जाते हैं, तो इसके नीचे ही है वो सारी चीजें। इनिशिएटिंग ऑफिसर नोटिस एंड अटैचमेंट, अप्रूविंग अथॉरिटी नोटिस टू फर्निश एविडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कॉन्फिस्केट करता है, ठीक है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल जहां पर अपील सुनी जाती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 बहुत सिंपल से कहता है कि जो अथॉरिटीज हैं उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। अब सिविल कोर्ट की पावर, मेरे साथ अगर आपने ये पहले कभी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैंने 4 वर्ड में आपको बताया था कि सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है। डाइस की पावर होती है, डाइस की पावर होती है, डाइस की पावर होती है। डाइस मतलब सर वो वाली डाइस क्या होती है? डाइस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। डाइस की पावर होती है डी फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई फॉर बोलो इशूइंग कमीशन, सी फॉर कंपेलिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड ई फॉर एविडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी, ये सारे चारों चीजें आप याद रख लेना। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो याद रखने के लिए जरूरत ही नहीं है इसमें, आप नॉर्मली कर सकते हो। मतलब ये सारी पावर जो है अथॉरिटी, इसके पास डाइस की पावर जो होती है वो अथॉरिटीज के पास होती है। चलो इसके बाद मतलब अथॉरिटी जो होती है ने अगर किसी को समन किया है तो उनको आना पड़ेगा, वो इन पर्सन अटेंड करेंगे या फिर उनके जो ऑथराइज एजेंट्स हैं वो अटेंड करेंगे। जो भी प्रोसीडिंग्स होगी अथॉरिटीज के द्वारा उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह ही माना जाएगा, मतलब जैसे एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है वैसे ही माना जाएगा। पुलिस जो है वो असिस्ट करेगी अथॉरिटीज को अगर कहीं पे पुलिस की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोलेगी कि रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंटरमीडिएटरी या अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो ऑन हिज बिहाफ। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इतना ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब वही होता है जो हम पामला में पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट का जब हम पामला चैप्टर रिवाइज करेंगे तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है। इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सीधी बात, सेक्शन नंबर 19 हमसे ये कहता है कि अथॉरिटीज के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, बस इतना ही ध्यान रख लो। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स अथॉरिटीज को जो है असिस्ट कर सकते हैं इंक्वायरी में। कौन कौन कर सकते हैं मैं आपको बता दूं क्या? हाँ जी सर बता दीजिए ना। इनकम टैक्स ऑफिसर कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? कस्टम के ऑफिसर्स कर सकते हैं। किसके ऑफिसर्स कर सकते हैं? कस्टम के ऑफिसर्स कर सकते हैं। सेबी के ऑफिसर्स कर सकते हैं, ठीक है। नार्कोटिक्स ड्रग्स वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई के ऑफिसर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकते हैं जो हम मामला में पढ़ते हैं, और अदर ऑफिसर्स एज में प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 20। इसके बाद सेक्शन नंबर 21 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 21 कहता है कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, के पास ये पावर होती है कि वो जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला होगा, लोकल बॉडी ने बोला होगा, वो क्या कर सकते हैं? उनसे भी इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। बहुत सिंपल है, मतलब जो हमारी इनिशिएटिंग ऑफिसर है, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। किन से? जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे, मतलब गवर्नमेंट के पास भी तो आपका बही खाता होता है ना, उनसे। तो सिंपल सी चीज हिंदी में अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो इसका मतलब सिंपल है। इसके अंदर ये बोला गया, इंफॉर्मेशन मांग सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल्स रखता होगा उससे, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। कौन कौन मांग सकता है? इनिशिएटिंग ऑफिसर या अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। किससे मांग सकता है? गवर्नमेंट के ऑफिशियल से। अभी बेनामीदार से नहीं मांग रहा, कंफ्यूज मत हो जाना। अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मांग रहा है कि भाई इस प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड बता क्या है। पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं ना अंदर ही अंदर, फिर जाएंगे हम उनके पास, ठीक है। तो उनकी ये ड्यूटी बनती है, उन लोगों की ये ड्यूटी बनती है। सेक्शन नंबर 21 में ये बोला गया, उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि जो प्रॉपर्टी मांगी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे इन अथॉरिटीज को जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मांगे। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स मजिस्ट्रेट्स वगैरह जिसके पास भी हैं, वो क्या करेगा? वो इन अथॉरिटीज को प्रोवाइड करेगा जब भी ये मांगेंगे। उनकी ये ड्यूटी बताई गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 22 कहता है पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स। कहता है इनके पास पावर दी गई है इन अथॉरिटीज के पास कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स भी हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इनके पास ये पावर है कि ये इंपाउंड कर सकते हैं जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उनके पास आपने अथॉरिटीज के पास प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है दिए होंगे। इंपाउंड कर सकता है वो। अब यहां पर कितने टाइम के लिए इंपाउंड कर सकता है? सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 3 के तहत जो ऑर्डर दिया गया है अटैचमेंट का, अभी सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे। जब अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, उसके डेट से यहां पर रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 3 में अटैचमेंट ऑर्डर दिया जाता है जहां पर प्रॉपर्टी का, उस अटैचमेंट ऑर्डर से 3 महीने तक जो है इंपाउंड करके रखी जा सकती है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए या अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, 3 महीने तक, ठीक है। अगर कोई वैलिड रीजन है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है पीरियड को। तो कितने दिनों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड करे जा सकते हैं इन ऑफिसर्स के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा? मैं आपको बता दूं 3 महीने। लेकिन ये 3 महीने कहां से देखे जाएंगे? जो सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 3 में अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया जाएगा वहां से 3 महीने के अंदर, ठीक है। अटैचमेंट किसकी होगी? प्रॉपर्टी की। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहां पर एक चीज और बोली गई है कि जब भी हमारी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड करने हैं ऑथराइजिंग ऑफिसर को, तो इनको जो है क्या करना है? अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहता है जहां पर अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो इंपाउंड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, तो उन्हें क्या करना होगा? अप्रूवल लेना होगा। किसका? अप्रूविंग अथॉरिटी का। मतलब अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर ने ये सोचा कि मुझे इंपाउंड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स, तो उन्हें 15 दिन पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूविंग अथॉरिटी का विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इंपाउंडिंग। 15 दिन पहले इन सेंस, मतलब जिस दिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इंपाउंड, मतलब जहां पर इंपाउंड किया गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो भी आपको फर्दर अप्रूवल लेने पड़ेंगे। दैट्स इट। तो सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। इनिशिएटिंग ऑफिसर परमिशन लेगा अप्रूविंग अथॉरिटी से विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इंपाउंड कि नॉर्मल इंपाउंड कर रहा हूं। लेकिन अगर उसे एक्सटेंशन चाहिए तो भी उसको अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही एक्सटेंशन कर सकता है 15 डेज से ऊपर भी, ठीक है जी। अब बात आती है कि कब तक इंपाउंड कर सकता है? जब आपका केस खत्म हो गया, कंक्लूजन हो गया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको वापस करने होंगे। मतलब
नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर जो है इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस करने होंगे। विद इन 30 डेज आफ्टर द कंक्लूजन गिव बैक ऑल द बुक्स एंड कॉपीज। हाँ, उनकी कॉपीज जो उसका जो फोटोकॉपी वगैरह है वो रख सकता है जो हमारा ओनर है। इसके बाद सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 5 ये कहता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, वही जैसे पीरियड एक्सपायर हुआ तो वो रिलीज कर देगा, वही सारी ठीक है। नॉर्मल चीजें आपको इतनी याद रखनी है, सिंपल, इंपाउंड कर सकता है, जी कर सकता है। करना क्या है, समराइज वे में बताऊं, सेक्शन 22 क्या कहता है कि आप कर सकते हो, इंपाउंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, मतलब अटैचमेंट के ऑर्डर से 3 महीने के लिए आप जो है इंपाउंड कर सकते हो, लेकिन उससे अगर ज्यादा करना है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। दूसरी बात, लेकिन ये 3 महीने भी एक्सटेंड करने के लिए जब आपने इनिशियल इंपाउंड नहीं करी उसके 15 दिन के अंदर अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो भी अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर आपको वापस कब करनी है, जैसे ही कंक्लूजन हो जाए, केस खत्म हो जाए, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वापस करनी है। ये है सेक्शन नंबर 22। इसके बाद सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 23 ये कहता है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी कर सके। ये मतलब कहने वाली बात है यार, कहने वाली बात थी। अब यहाँ पर क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ, 2 लाइन में इसका कंक्लूजन है, सेक्शन 23 खत्म हो जाएगा। कहता है इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो विद द परमिशन ऑफ, किसकी परमिशन लेके, अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन लेके, बस इसलिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसकी परमिशन लेके, अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन लेके क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और मेरे बच्चे ध्यान रखना है, लेकिन अब मैं एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 24 आगे, तो इसमें एक लाइन बोली गई है एक्सप्लेनेशन में, अगर सेक्शन नंबर 24 में जो शो कॉज नोटिस हम इशू करने वाले हैं वो अगर इशू हो गया है, तो सेक्शन नंबर 23 प्रिवेल नहीं करेगा, फिर डायरेक्टली सेक्शन 24 के हिसाब से ही हिसाब किताब होगा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है वो आपको ध्यान रखना है। वैसे सेक्शन 23 बेसिकली यही कहता है कि अगर इंक्वायरी करनी है इनिशिएटिंग ऑफिसर को तो उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले, किससे, अप्रूविंग अथॉरिटी से, और उसके बाद इंक्वायरी कर सकता है किसी भी बेनामीदार से, बेनिफिशियल ओनर से, किसी भी बंदे से। ठीक है, लेकिन अगर सेक्शन नंबर 24 लग चुका है, शुरू हो चुका है, शो कॉज नोटिस इशू हो चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा ना सेक्शन नंबर 24 में यही है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या है, सेक्शन नंबर 23 प्रिवेल करने की जरूरत नहीं है, मतलब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अप्रूविंग अथॉरिटी से। अब सेक्शन नंबर 24 कहता क्या है, सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, जो भी उसके पास जानकारी है, मतलब जो भी उसने गवर्नमेंट ऑफिसर से, अभी ऊपर वाले सेक्शंस में हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड लिए होंगे, उनसे जानकारी ली होगी, उसके बेसिस पे अगर उसको लगता है बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा, बेनामीदार को क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, किसको, शोकॉज नोटिस भेजेगा, क्या भेजेगा, शोकॉज नोटिस भेजेगा, किसको भेजेगा, बेनामीदार को भेजेगा। क्या सर बेनिफिशियल ओनर को नहीं भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, बेनिफिशियल ओनर को भी भेजेगा, किसको भेजेगा, बेनामीदार को भेजेगा, बेनिफिशियल ओनर को भेजेगा, अगर उसकी आइडेंटिटी पता होगी, क्योंकि कई बार आइडेंटिटी नहीं पता होती, अगर आइडेंटिटी पता है तो बेनिफिशियल ओनर को भी भेजेगा, और उसके साथ साथ उन हर बंदों को भेजेगा जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके बाद क्या आता है कि सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 हमसे ये कहता है कि अब प्रॉपर्टी को क्या करा जाएगा, अब क्या करा जाएगा मैं आपको बता दूं, प्रोविजनली अटैच करी जाएगी इस प्रॉपर्टी को, कि कहीं वो प्रॉपर्टी को अगर प्रोविजनली अटैच नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, वो ट्रांसफर ना कर देना मेरे बेटे, अगर उसने प्रोविजनल अटैच कर ली इन्होंने तो उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये प्रोविजनल अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने मामला में भी पढ़ा हुआ है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट करी जाएगी प्रॉपर्टी की, लेकिन क्या यहाँ पर टाइम पीरियड है, यस, प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी की तभी हो सकती है जब इनिशिएटिंग ऑफिसर ने अप्रूवल ली हो, किससे, अप्रूवल ली हो अप्रूविंग अथॉरिटी से, अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी उसे अप्रूवल देगा, कितने दिन तक वो कर सकता है, 90 डेज तक, 90 डेज तक जो है अप्रूवल लेने के बाद 90 डेज तक जो है हमारा प्रोविजनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी। अब ये 90 डेज पता कहां से देखे जाएंगे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस, शो कॉज नोटिस वाज सेंट, मतलब अगर आपने 1 अप्रैल को नोटिस भेजा है, शो कॉज नोटिस, तो 30 अप्रैल से 90 डेज देखे जाएंगे, प्लस 90 डेज, 30 अप्रैल प्लस 90 डेज, इतने दिन तक हमारा जो है प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। बहुत ध्यान से, ये एग्जांपल है, बहुत ध्यान से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो प्रॉपर्टी कितने दिन तक अटैच कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी प्रोविजनली वो इनकम टैक्स के हिसाब से करी जाएगी। इग्नोर इट मैन। सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट। अब ये क्या कह रहा है, 90 डेज समझ आया ना, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस वाज इशूड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब एशोकोस नोटिस जो इशू किया उस महीने के आखिरी दिन से, उस महीने के आखिरी दिन से 90 दिन देखे जाएंगे। अब यहां पर क्या कहता है कि जहां पर प्रोविजनली अटैच हो गई थी प्रॉपर्टी, अब उसके बाद क्या होगा, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने सारी की सारी इंक्वायरी करी, उसके बाद 2 चीजें हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या प्रोविजनल अटैचमेंट करना कंपलसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नहीं। अगर उनको लगता है कि हम नॉर्मल पूछताछ करते हैं, ये बंदा जो है प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर कोई परमिशन नहीं लेगा अप्रूविंग अथॉरिटी से और प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेगा 90 डेज के लिए भी। लेकिन अगर उसने करी
तो क्या होगा और नहीं करी तो क्या होगा, ये हमारा ए और बी जो है वो बताएगा। जहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, जहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है वहां क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अगर प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 3 के हिसाब से हुआ है 90 डेज के लिए, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर पास किया जाएगा, या तो अटैचमेंट को कंफर्म किया जाएगा, ठीक है, या फिर कंटिन्यू किया जाएगा कि हमें थोड़े दिन के लिए और अटैचमेंट करना है, तो उस केस में ऑब्वियसली अप्रूवल लेनी पड़ेगी फिर से एक्सटेंशन के लिए, या फिर रिवोक किया जाएगा कि नहीं यार ये बंदा तो निर्दोष है, छोड़ देते हैं। तो तीन ही तो चीजें हैं, या तो एक्सटेंशन होगी, अगर एक्सटेंशन होगी तो अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाएगा, या तो रिवोक होगी, नहीं यार ये बंदा तो शरीफ है इसको जान दो, ठीक है, या फिर हमारी कंफर्म हो जाएगी अटैचमेंट और उसको जो है कॉन्फिस्केट ही कर लिया जाएगा। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं, तो इसी के बारे में बताया गया, ठीक है। अब यहां पर दूसरा है, लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में हमें लगा था कि ये बंदा शरीफ है, कुछ नहीं करा इसने, ठीक है, ये बंदा शरीफ है इसलिए कुछ नहीं करेगा, तो और प्रूव हो गया बाद में कि ये गड़बड़ है, ठीक है, इंक्वायरी के बाद, तो उस केस में क्या होगा, अब यहां पर प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, प्रोविजनली अटैच कर लिया जाएगा। कहता है अगर हमने प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 3 के हिसाब से नहीं करी थी, तो उस केस में इंक्वायरी के बाद आप जो है अटैच कर सकते हो प्रॉपर्टी को, ठीक है, या आप ये डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मैं अटैचमेंट नहीं करूंगा, ये बंदा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी होगा, अगर आप अटैच करने वाले हो तो आपका फिर सेम प्रोसीजर है, आपको एए से अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और था भी क्या तो इस केस में हमारा बहुत सिंपल है, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2 पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका। अब सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, वही जहां पर आपको ऐसा लगता है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, अगर प्रोविजनल अटैचमेंट हुई है तो उसको कंटिन्यू करा जा सकता है, ठीक है, और अगर प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हुई तो उसको आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कहता है जहां पर इसके अंदर एक और चीज है, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने अगर कंटिन्यू करा अटैचमेंट, अगर उसने प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू करा, ठीक है, या फिर ऑर्डर पास किया कि हम अब अटैच कर रहे हैं, मतलब ठीक है अब अटैच कर रहे हैं, तो उस केस में उसे 15 डेज के अंदर अंदर, मैंने बोला था ना दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो एक्सटेंशन करता है कंटिन्यू करता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट स्टेटमेंट ड्रॉ करके भेजना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल ले लिया अटैच करने से पहले, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल ले लिया अटैच करने से पहले, ठीक है, कि मैं अटैच कर रहा हूँ, एक्सटेंशन के टाइम पे भी अप्रूवल ले लिया, और जैसे ही प्रोविजनली अटैच कर ली, ये हमने मामला में भी सेम बात पड़ी थी, जैसे ही प्रोविजनली अटैच कर ली उसके 15 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ए को इन्फॉर्म भी कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। इसके बाद सेक्शन नंबर 25 वेरी वेरी इजी, सेक्शन नंबर 25 ये कहता है कि किस किस को नोटिस जाएगा, जो शोकोज नोटिस हमारा इशू होगा वो किस किस को जाएगा, अगर इंडिविजुअल के है तो इंडिविजुअल को जाएगा, अगर फर्म है तो जो भी मैनेजिंग पार्टनर है या मैनेजर है फर्म का वो जाए उसको जाएगा, एचयूएफ के केस में कर्ता को भी जा सकता है या किसी भी मेंबर को भी जा सकता है, कंपनी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर को जाएगा, एओपी बीओआई में प्रिंसिपल ऑफिसर को जाएगा या किसी और पर्सन को, ठीक है, एनी अदर पर्सन तो जो भी बंदा कंट्रोल कर रहा होगा या मैनेज कर रहा होगा उसको जाएगा। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया भाई कि नोटिस किसको इशू होगा, तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद सेक्शन नंबर 26 एडजुडिकेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी चीज कहता है एडजुडिकेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कह रहा है सेक्शन नंबर 26 हमसे ये कहता है, हमने पढ़ा था ना अभी सेक्शन नंबर 26 के बारे में ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन नंबर 26 लेके ही जाऊंगा, सेक्शन नंबर 26 कहाँ पढ़ा था सर, ये रहा सेक्शन नंबर 26, मैंने इंपाउंड ऑफ बुक्स का बनाया था कि इंपाउंड ऑफ बुक्स में जो हमारा इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स होगा उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था 3 महीने वहां से जो है ऑर्डर ऑफ नोटिस ऑफ अटैचमेंट से आप जो है सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 में जाता है, वहां से 3 महीने तक आप जो है इंपाउंड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इंपाउंड मेरे बच्चे इंपाउंड। तो आओ इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 26 हमसे कहता है कि जब ऑन रिसीट ऑफ रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है नोटिस इशू करेगा फर्निश डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे ही 24 सबसेक्शन 5 का नोटिस रिसीव हुआ, ठीक है, ठीक है, जैसे ही रेफरेंस दिया गया 24 सबसेक्शन 5 का, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस दिया गया, एडजुडिक कहा किस बात कब 15 डेज के अंदर नोटिस देना था हमें,
प्रोविजनल अटैचमेंट से। तो जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस दिया गया, वहां से वो एक ऑर्डर पास करेगा। तो जो भी रेफरेंस दिया गया, मैं आपको हिंदी में बताऊं एक बारे में क्या है, रेफरेंस जो दिया जाएगा इनिशिएटिंग ऑफिसर के द्वारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उसके बाद वो क्या करेगा, बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टी को या और अदर्स को 30 डेज के अंदर अंदर एक नोटिस इशू करेगा, एक नोटिस इशू करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो भाई, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, किस तरीके से आपकी है प्रूव करो, ठीक है। तो ऑन रिसीट ऑफ द रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 5, बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, इंटरेस्टेड पार्टी को और ऐसे बंदों को, ठीक है, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, उन सबको डॉक्यूमेंट नोटिस इशू किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ 30 डेज के अंदर अंदर। कब से? जब से ये रेफरेंस आपको मिला है तब से, उसके 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर रेफरेंस मिल जाना चाहिए? 15 डेज के अंदर। ये कहां पढ़ा था हमने? सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 में, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द डेट, कितने दिन का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए? 30 डेज का समय दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 30 दिन में नोटिस इशू करना है, 30 दिन का वक्त देना है, दैट्स इट। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली होल्ड कर रखी है, तो अगर आपने एक को भी दे दिया तो ऐसा मान लेंगे कि सबको दे दिया, ऐसा नहीं होगा कि अगर सबको अलग अलग नहीं दिया तो आपका नोटिस इनवैलिड हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नोटिस वैलिड ही माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 3 हमसे ये कहता है कि जब हमारे पास रिप्लाई आ जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो एडजुडिकेट अथॉरिटी उसके रिप्लाई को कंसिडर करते हुए, जो भी हमारा इंक्वायरी वगैरह है वो सब करते हुए डिसीजन लेगा, मतलब रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद दो ही डिसीजन हो सकते हैं, या तो अटैचमेंट जो हमारी प्रोविजनल थी उसको कंफर्म कर दिया, या फिर दूसरा रिवोक कर दिया। तो यार ऊपर हमने सेक्शन नंबर 24 में ये पढ़ा कि प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लिया जाएगा इनिशिएटिंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, और इसके लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूविंग अथॉरिटी से, और इस अप्रूवल के जिस दिन अप्रूवल मिला जब अप्रूवल के लिए भेजा, उसके वहां से मंथ एंड से 90 डेज तक वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है। एक्सटेंशन मिल जाएगी, अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपने प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं करी थी और इंक्वायरी के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अटैचमेंट करनी चाहिए थी, तो आप अटैचमेंट दोबारा कर सकते हो। जैसे ही आपने अटैचमेंट करा, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस भेजना पड़ेगा कि हमने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी अटैच कर लिया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके बाद जैसे ही उसको नोटिस मिला, उसके 30 डेज के अंदर अंदर एक नोटिस भेजेगा बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, इन सब चीजों को कि भाई प्रूव कर क्यों हम तेरी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली कंफर्म अटैचमेंट ना करें, कॉन्फिस्केट ना करें और छोड़ दें। वो जैसे ही जो भी उसको 30 डेज का टाइम भी दिया जाएगा। अब जैसे ही 30 डेज के अंदर उसका रिप्लाई आता है, उसके रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये फैसला लेगा कि या तो अटैचमेंट को कंफर्म करो और कॉन्फिस्केट करो प्रॉपर्टी को, या फिर रिवोक कर दो, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन 4 हमसे ये कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा ही, मतलब अगर 4 फ्लैट है उसमें से 2 फ्लैट ही बेनामी है, तो उस केस में उतने के ऊपर ही एक्ट चलेगा। और दूसरी बात, अगर ऐसा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा बेनामी है कौन सा बेनामी नहीं है, तो आप अपनी बेस्ट जजमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर पूरी प्रॉपर्टी नहीं पर कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी का बेनामी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा प्रॉपर्टी का बेनामी है, तो उस केस में बेस्ट जजमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर आपको उसके दौरान ऐसा लगता है कि कोई और प्रॉपर्टी भी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो उस इंक्वायरी के दौरान, तो उस केस में उसको भी आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हो, जैसा सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 में है उसी प्रकार से। अब यहाँ पर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंक्वायरी के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कोई बंदा निर्दोष है या कोई बंदा और फंसेगा, अगर निर्दोष है उसको छोड़ दोगे, और अगर कोई और आपको इसके अंदर लगता है कि इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे भी नोटिस भेजा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 7 हमसे ये कहता है कि आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फैसला कब तक लेना है कि कंफर्म करनी है अटैचमेंट और रिवोक करनी है। 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 वाज रिसीव। मतलब वो जो 15 दिन वाला नोटिस जो इनको रिसीव हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो जिस महीने में भी रिसीव हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर वो जून में रिसीव हुआ है, आज की डेट पे रिसीव हुआ है, 3 जून को रिसीव हुआ है, ठीक है, अगर वो 3 जून को रिसीव हुआ है, तो मंथ कब खत्म है? ये 30 जून। तो 30 जून 2022 से 1 साल मिलेगा, मतलब 30 जून 2023 तक फैसला जो है उसको देना होगा, किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि कंफर्म करें या ना करें। दैट्स इट मेरे भाई, मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कुछ और है। इसके बाद अपीयरेंस बिफोर द अथॉरिटीज के सामने आप खुद भी जा सकते हो या फिर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ऐसा बंदा जो बंदा मतलब कोई भी बंदा हो सकता है जो बेनामीदार से, जैसे पर्सन जो रिलेटेड हो बेनामीदार से, शेड्यूल्ड बैंक का ऑफिसर हो गया, लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बंदा जिसने अकाउंटेंसी के एग्जाम्स क्लियर करे हो, या फिर
एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन नॉलेज हो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 27 आता है। सेक्शन नंबर 27 कहता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद अगर वो बंदा गलत है तो उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। इसके बाद रूल नंबर 6 हमसे क्या कहता है? रूल नंबर 6 बहुत सिंपल सी चीज कहता है बॉस। रूल नंबर 6 हमसे ये कहता है कि अगर 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 किसी बंदे ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी थी, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर किसी बंदे ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। मतलब अगर आपको पता ही नहीं था, जब आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो आपको अगर नहीं पता था तो उस केस में आपके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज जो बोली गई वो ये बोली गई कि अगर किसी भी तरीके से किसी बंदे ने ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि जिसकी वजह से ये एक्ट अप्लाई ना कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो हमारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल नंबर हमारे 6 के साथ हमारी शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये दो चीजें पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का किस तरीके से चलेगा। जैसे ही प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? एक ऑर्डर की कॉपी भेजेगा किसको? ऑथराइज ऑफिसर को। ऑथराइज ऑफिसर को कॉपी भेज दी। ठीक है, अब ऑथराइज ऑफिसर को जब वो कॉपी मिली, जैसे ही उसको ऑथराइज ऑफिसर को कॉपी मिली, अब ऑथराइज ऑफिसर अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो इमोल प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड है, तो उस केस में क्या करेगा? वो इन्फॉर्म कर देगा किसको? ऑथराइज ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? इन्फॉर्म कर देगा गवर्नमेंट को कि हमने ऐसा ऐसा ऑर्डर पास किया कि इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। ठीक है, पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को ना खरीदे ना बेचें, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी अब कॉन्फिस्केट होने जा रही है। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट्स है नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे ये कहता है कि जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो ऊपर वाले स्टेप्स हो जाएंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी इन्फॉर्म तो कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी कस्टडी में भी, मतलब जिसकी कस्टडी में भी वो एसेट होगा जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। ठीक है जी। दूसरा, इसके अंदर ये बोला गया कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा और उसका जो पैसा होगा उसको सेल भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ और लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, और है, चॉइस है यहाँ पर। ठीक है, ऑफिसर्स की सेल। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि एक तो नोटिस इशू कर देंगे, जैसे नोटिस इशू है उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे जिसके पास भी कस्टडी में होगा। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को वो बेच भी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकते हैं, और उसका पैसा जो भी होगा वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में या फिर हमारा जो है एसबीआई के पास या नेशनल बैंक में कहीं पर भी उसका पैसा जो है जमा कर दिया जाएगा, जो भी सेफ जगह होगी वहां पर। ठीक है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर उसकी देखभाल करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारा कैश, सिक्योरिटी, बुलियन, ज्वेलरी जो भी है अदर देन वैल्यू आइटम है, तो उस केस में उसको सबमिट कर दिया जाएगा किसके पास? एसबीआई के पास या नेशनलाइज बैंक के पास। यही सारी चीजें हैं, और क्या है, और कहां रखोगे? गवर्नमेंट की कस्टडी में रहेगा किसी भी तरीके से, बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है जैसे बैंक के पास जो है मतलब सिक्योरिटीज वगैरह, तो वो सारी चीज भी ट्रांसफर करके किसके पास कर दी जाएगी? एज एडमिनिस्ट्रेटर के पास दे दी जाएगी, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उसको देखभाल करके अपने पास रखेंगे। दैट्स इट। मेरे हिसाब से इसका कंक्लूजन मैं आपको बता दूं क्या है। इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है मेरे भाई। इसका कंक्लूजन यही है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी कस्टडी में चली जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटर के पास, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको रख लेगी, सेल भी कर सकती है मोबाइल प्रॉपर्टी को, और उसका पैसा जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, नेशनलाइज बैंक में रख सकती है। बुलियन ज्वेलरी वगैरह अगर है तो उसको भी उस तरीके से जो है हमारे नेशनलाइज बैंक्स वगैरह में रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर शेयर्स हैं या किसी और के पास पड़े, बैंक्स वगैरह के पास पड़े, तो उनको भी बोला जा सकता है कि हमारे को दे दो, और इसको जो है हमने कॉन्फिस्केट कर लिया और वो हम अपने पास नेशनलाइज बैंक वगैरह में रखेंगे। इसके बाद कहता है सेक्शन नंबर 27 सबसेक्शन 2, जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर किसी बंदे ने शैल अप्लाई टू द प्रॉपर्टी हेल्ड एक्वायर्ड बाय द बेनामीदार टू एडुकेट कंसिडरेशन प्रायर टू द इशू ऑफ नोटिस विदाउट हिज नॉलेज। वही गुड फेथ वाला जो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, वो सेक्शन नंबर 27 सबसेक्शन 2 में कि अगर गुड फेथ में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस केस में वो प्रॉपर्टी जो है ये एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर मामला से क्वेश्चन आ गया था, तो इससे भी आ सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी और उसके ऊपर किसी भी तरीके का, जिस प्रॉपर्टी को खरीदी जा रहा हूँ, जिस प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का लोन है या मॉर्गेज है तो वो हमारा खत्म हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी हम मतलब सीधी बात है, मॉर्गेज खत्म हो जाएगा और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकता है गवर्नमेंट। आपने किसी भी तरीके के राइट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रखे हैं जिसकी वजह से एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में वो हमारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं डाल सकता कि
हाँ गवर्नमेंट हमें पैसा चाहिए कि हमारे को ये प्रॉपर्टी से नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगा भाई, जो मांगना है उस छोटे आदमी से मांगो जिसने गलत काम किया है। इसके बाद सेक्शन नंबर 28 आता है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया उसकी मैनेजमेंट कौन करेगा, मैं आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेटर उसकी मैनेजमेंट करेगा। कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसकी मैनेजमेंट करेगा। कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसकी मैनेजमेंट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, मैं आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सिंपल से है, प्रॉपर तरीके से उसकी मैनेजमेंट करेगा, अपने पास रखेगा प्रॉपर्टी को, और उसको क्या करेगा, मैं आपको क्या लगता है क्या करेगा मैनेजमेंट बस मैनेज करेगा उस प्रॉपर्टी को। और किस तरीके से करेगा उसके बारे में थोड़ा सा रूल नंबर 8 में बताया गया है कि मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाएगी। जहां पर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करी गई है और वो रिमूव, अगर उसे रिमूव करना इनप्रैक्टिकेबल है तो जहां पर वो प्रॉपर्टी है वहीं पर उसको मैनेज किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी जो है वो कैश के फॉर्म में है, गवर्नमेंट के या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में, बुलियन में है, ज्वेलरी में, अदर वैल्यूएबल्स के रूम में है, तो वो क्या करेगा, उसको सेफ कस्टडी में गवर्नमेंट ट्रेजरी में, आरबीआई के पास, या जो भी नेशनलाइज बैंक है वहां रख देगा और उसकी डिटेल फॉर्म नंबर 1 में अपने पास रखेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑब्टेन करेगा रिसीट ट्रेजरी से, एज द केस में भी कि उसने मूवेबल प्रॉपर्टीज को डिपॉजिट कर दिया है। अगर, और फॉर्म नंबर 2 में किसकी डिटेल रखेगा, अगर कोई अदर देन जो हमारे सब रूल 2 में, मतलब अगर बुलियन ज्वेलरी के अलावा कोई नॉर्मल अदर एसेट्स हैं तो उसके बारे में फॉर्म नंबर 2 में रखेगा। इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 1 में जो है बुलियन ज्वेलरी वगैरह के बारे में रखेगा और फॉर्म 2 में अदर देन बुलियन ज्वेलरी वगैरह के बारे में डिटेल्स होंगी वो रखेगा। ठीक है, और इनको क्या करेगा, वो भी गवर्नमेंट के पास ही जमा कर देगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल जैसे आरबीआई हो गया, नेशनलाइज बैंक हो गया, वहां पर। अगर उसको हम नहीं, अगर इमोरल है तो, इम्प्रैक्टिकल है तो जहां पर है वहीं पर उसकी देखभाल करेगा। दैट्स इट। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो भी हमारे को उसको बोला जाएगा रूल नंबर 9 के हिसाब से वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, जब भी उसको बोला जाएगा उसके हिसाब से डिस्पोज ऑफ करेगा और उसके हिसाब से प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस तरीके से काम करेगा। सेक्शन नंबर 29 हमसे ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है पोजेशन में किस तरीके से लेगा प्रॉपर्टी को, वो बता रहा है। कहता है जैसे ही सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है ऑर्डर कॉन्फिस्केशन का आ जाता है, उसके बाद जब पोजेशन में लेना होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, 7 दिन में, 7 दिन का नोटिस देता है, 7 दिन का नोटिस देता है किसको, जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दो। अगर, और उसके लिए अगर उसको पुलिस वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो भी वो ले सकता है। इसके बाद हमारे पास एप्लेट ट्रिब्यूनल आता है, सेक्शन नंबर 30, जिसमें ये बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करेगी किसको, एप्लेट ट्रिब्यूनल को। एप्लेट ट्रिब्यूनल में कितने बंदे होंगे, सेक्शन नंबर 31 में ये बताया गया कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स इसके अंदर हमारे होंगे। जो मेंबर, एक मेंबर जुडिशियल मेंबर होगा और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 2, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें यही बोला गया कि उसकी जुरिडिक्शन जो भी डिफाइन करी जाएगी वहां काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सरसाइज करेगा। ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स, जो सेंट्रल चेयरपर्सन जो होता है वो ट्रांसफर कर सकता है मेंबर्स को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। सेक्शन नंबर 32 कहता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर्स की जो हमारे उसमें रहेंगे, एप्लेट ट्रिब्यूनल में रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इसके अंदर जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा जो है या तो 5 साल, मतलब वो जो है हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, किस चीज का, जज का, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, चाहे वो क्या होना चाहिए, या फिर आपका सिटिंग जज हो। अगर वो सिटिंग जज है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, सीजेआई की। ठीक है, उसके बाद अगर जो मेंबर्स हैं, ये चेयरपर्सन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जुडिशियल मेंबर जो है वो आईएलएस का बंदा, मतलब इंडियन लीगल सर्विसेज का होना चाहिए, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है वो आईआरएस का बंदा, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज प्लस प्लस पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर उसके पास होनी चाहिए। ये आपको ध्यान नहीं रखना, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर सिटिंग जज है तो उस केस में अगर उसे चेयरपर्सन बनाए तो चीफ जस्टिस ऑफ, जो हमारा हाई कोर्ट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मत समझ लेना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद कहता है कब तक वो होल्ड करेंगे पोस्ट को, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, चेयरपर्सन और मेंबर जो है होल्ड करेंगे अदर वो पोस्ट को। ठीक है, सेक्शन नंबर 30 कहता है द चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो पोस्ट अंडर एनी लॉ फॉर द अपॉइंटेड एज द केस में भी द एप्लेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, सैलरी और अलाउंसेस जो भी हमारी रहेंगी, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से जो डिफाइन होगा एज प्रिस्क्राइब टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से उसकी रहेगी। ठीक है, अब वो कितने दिन तक रहेंगे, सेक्शन नंबर 34 में बताया गया। सेक्शन नंबर 34 में साफ साफ बताया गया चेयरपर्सन और मेंबर्स जो होंगे अपने ट्रिब्यूनल के, वो 5 साल तक रह सकते हैं या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, और 65 ईयर्स ऑफ एज जो होगा वो होगा, और एक बार के बाद विच एवर इज अर्लियर है, और एक बार के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और कब तक है, 5 साल की, 5 ईयर्स, और 65 ईयर्स की एज विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद सेक्शन नंबर 35 ये कहता है कि मेंबर्स और चेयरपर्सन को तभी निकाला जाएगा जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड हो, मेंटली इनकेपेबल हो जाए, या अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनका किसी भी तरीके से लैक कराए, या वो अपनी पोजीशन को एब्यूज कर रहे हैं तब। लेकिन आपको मैं एक चीज इसके अंदर बता दूं कि चेयरपर्सन और जो हमारा जुडिशियल मेंबर है वो आफ्टर इंक्वायरी ऑफ चीफ जस्टिस, आफ्टर इंक्वायरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद ही हटाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर था
वो सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा स्पेसिफाई करेगी उस तरीके से हटाया जाएगा। तो चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर के लिए इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा, प्लस उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस तरीके से उन्हें हटाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 2 आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है रिमूवल का, उन्हें हटा दिया जाएगा। सस्पेंशन भी किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सस्पेंड कर सकता है चेयरपर्सन को और जुडिशियल मेंबर को अगर उनको लगता है कि किसी भी तरीके से वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायरी भी कर सकता है, जैसा भी वो बोलेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को भी हटाया जा सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से हटाया जाएगा। वैकेंसीज वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट। हाँ, एक चीज मैं इसके अंदर बता दूं, ये बहुत सिंपल है। कहता है कोई भी वैकेंसी या डिफेक्ट या इरेगुलरिटी की वजह से जो भी उन्होंने डिसीजन दिए हैं वो सारे के सारे जो है इनवैलिड नहीं होंगे, वो सारे के सारे वैलिड ही रहेंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 37 हमसे ये कहता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। कहता है अगर ये चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं। कब? 3 महीने का नोटिस देना होगा, 3 महीने का नोटिस देना होगा, या फिर उनका जब टर्म एक्सपायर होता है तब, या फिर कोई और बंदा जो सामने वाला आ जाता है तब। तो ये और है, इन तीनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो उसके हिसाब से उनका रेजिग्नेशन और रिमूवल हो सकता है। ठीक है। ये तो नॉर्मल है, हर सेक्शन में यही है। इसके अलावा अगर बीच में कोई वैकेंसी हो जाती है तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा हमारा, वो हमारा जो है क्या बनेगा, वो हमारा उनकी कुर्सी संभालेगा। ठीक है। उसके बाद स्टाफ ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस तरीके से होगा। ठीक है। अगर कोई भी बीमार है तो सीनियर मोस्ट पर्सन ही रहेगा, और जब तक वो अगर अगर क्या नाम है, अगर वो वैकेंसी ड्यू टू डेथ वगैरह है तो तब भी जब तक दूसरा बंदा नहीं आता तो सीनियर मोस्ट मेंबर संभालेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिंपल सी चीज ये बोली गई, चेयरपर्सन शैल बी द रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है यार, वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, सैलरी जो भी होगी एज मे बी प्रिस्क्राइब वो मानी जाएगी। ठीक है। सेक्शन नंबर 40 हमसे ये कहता है कि प्रोसीजर पावर, अगर मैं पावर की बात करूं तो सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास भी, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी, और डाइस की पावर इनके पास है। कौन सी? डाइस की पावर है। और ये जो होता है एपीलेट ट्रिब्यूनल को भी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर ये पास करेंगे वो ऐसा माना जाएगा जैसे सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उनको फॉलो किया जाएगा। जो भी प्रोसीडिंग्स इनकी होंगी वो एक तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। उसके अलावा सेक्शन नंबर 41 हमसे ये कहता है कि चेयरपर्सन जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है बिजनेस का एपीलेट ट्रिब्यूनल्स के बीच में, जैसा भी उसको ठीक लगेगा। सेक्शन नंबर 42 हमसे ये कहता है एक बेंच से दूसरे बेंच पर ट्रांसफर कर सकता है। ये चेयरपर्सन के पास पावर है कि वो एक एप्लीकेशन एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 43 कहता है कि जो भी डिसीजन हमारा लिया जाएगा एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। अगर मेजोरिटी नहीं दे पा रही तो चेयरपर्सन के पास जाएगा, चेयरपर्सन जो फैसला लेगा फिर वो फैसला हमारा माना जाएगा। ठीक है। चेयरपर्सन के पास चला जाएगा, या चेयरपर्सन भी चाहे तो किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर सकता है, मतलब मेजोरिटी से फैसला आना चाहिए। इसके बाद जो भी ये लोग हमारे काम कर रहे हैं वो हमारे सेक्शन 44 में बताया गया है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं। ठीक है। और सिविल कोर्ट जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 46 हमसे ये बोला गया कि एग्री पर्सन जो है वो जो भी बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से परेशान है, जो भी बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से परेशान है वो अपील फाइल कर सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करेगा? मैं आपको बता दूं कि अपील फाइल करी जा सकती है कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर जो है अपील फाइल करी जा सकती है, और 45 डेज के बाद भी फाइल करी जा सकती है इन केस मैं आपको बता दूं अगर इन केस फाइल करी जा सकती है अगर वैलिड रीजन है तो। ठीक है। जो भी फैसला होगा अपील का, जो भी फैसला होगा वो 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द अपील वाज फाइल्ड, उसमें आपको जो है फैसला देना होगा एपीलेट ट्रिब्यूनल को। ये बात मैं आपको बता चुका। ठीक है। एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर देगा और सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, विटनेसेस को देखते हुए उसके बाद ही ऑर्डर पास करेगा। जो भी ऑर्डर होगा उसको पास किया जाएगा, और ऑर्डर का टाइम भी मैंने आपको बता दिया, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच अपील वाज फाइल्ड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म वगैरह, फॉर्म नंबर 3 है जिसके बारे में जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अपील फाइल करी जाएगी। ठीक है। फीस दी जाएगी, फीस 10,000 रुपए है, इस तरीके से दी जाएगी। 2,000 रुपए भी फीस है अगर सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आप अपील फाइल करते हो तो। उसके साथ साथ आपको ग्राउंड्स बताने हैं अपील के। ठीक है। अपील के ग्राउंड्स बताने हैं आपको जो है, और 45 डेज के अंदर अपील फाइल करनी है। 45 डेज से अगर लेट हो जाता है तो आपको जो है रीजन देना होगा। ठीक है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, यस, अगर कोई अपील जो भी ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर किसी भी तरीके की गलती है तो 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब अगर 1 जून को ऑर्डर पास किया गया था तो 30 जून से 1 साल देखा जाएगा। 30 जून 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक कभी भी ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसके बाद नहीं रेक्टिफाई किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जब भी आप जाओगे तो वो हमारा जो है उसके बाद, मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन वही है जो हमने पीछे पढ़ी थी। इसके बाद अगर आप एपीलेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आपके पास 60 डेज हैं, 60 डेज के बाद भी आप कर सकते हो अगर वैलिड रीजन हो तो। उसके अलावा
सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट पे आप तभी जाओगे जब आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, इट शैल फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर आप जा सकते हो, ये स्टार मार्क है, इसमें आपसे आईसीआई पूछ सकता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर जा सकते हो 60 डेज प्लस एक्स डेज, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। ठीक है, तो हाई कोर्ट किस तरीके से आर्गुमेंट लेगा मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट जो है दूसरे क्वेश्चन पे भी बहस कर सकता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस पे भी, मतलब दूसरी प्रॉब्लम्स पे भी बहस कर सकता है, जो एपलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं देखे क्वेश्चंस, मतलब जो प्रॉब्लम्स नहीं देखी उस पे भी वो जो है इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन, यही सारी चीजें मैंने इसके अंदर बताया कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं देखे, जिस क्वेश्चन पे नहीं था, उन सब पे भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके बाद स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करते हैं। स्पेशल कोर्ट वो कोर्ट्स होते हैं जो हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो एरिया वाइज जो है वो डिटरमाइन करते हैं और उसके हिसाब से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्ट खुद से कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेता, खुद से कोई भी केस नहीं लेता, एक्सेप्ट जब तक अथॉरिटी, जब जब अथॉरिटी बोलती है या गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है तभी वो खुद से कॉग्निजेंस लेता है, वरना वो खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेता है। ठीक है, टाइम लिमिट टू मेक एन ऑर्डर, ऑर्डर जो है होता है वो एवरी ट्रायल, जो भी हमारा ट्रायल होगा उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, और 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेन जो है उसको खत्म करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है जी बच्चों, स्पेशल कोर्ट को कितने दिन के अंदर अंदर करना है? स्पेशल कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर जो है फैसला देना है। कब तक? 6 मंथ के अंदर अंदर जो है फैसला देना है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन। इसके बाद स्पेशल कोर्ट जो होता है वो भी हमारा सिविल कोर्ट की तरह ही चलता है, वो भी उसके जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट ही माने जाते हैं। उसके अलावा जो उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो एडवोकेट होते हैं 7 साल की प्रैक्टिस में, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं जो हमारे 10 साल कम से कम उन्होंने कोर्ट में काम किया हो। उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को जो है वो डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हमारे रहते हैं, जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसे डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाता है, जैसा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में माना जाता है उसी तरीके का इनको भी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी पेनल्टीज वाला सेक्शन आ गया जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। कहता है कोई भी बंदा जिसने लॉ की प्रोविजंस को खत्म करने की कोशिश करी हो, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज को ना देने की कोशिश करी हो, या क्रेडिटर्स को पेमेंट ना देने की, मतलब किसी भी तरीके से गलत काम किया हो, उसे बेनामी ट्रांजेक्शन में गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, उसे बेनामी ट्रांजेक्शन में गिल्टी माना जाएगा। उसके अलावा कौन कौन पनिशेबल है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, जो कोई भी बंदा जिसने लॉ को डिफीट करने की कोशिश करा और स्टैट्यूट ड्यूज को डिफर किया हो या क्रेडिटर्स को पेमेंट ना करी हो, तो वो बंदा जो है बेनामी ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। और पनिशेबल कौन कौन होगा? बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार, कोई भी बंदा जो इसके जो इंड्यूस कर रहा है दूसरे बंदे को, उसको बेनामी ट्रांजैक्शन में क्या पनिशेबल माना जाएगा। और पनिशमेंट कितनी है कि मैं 100 बार आपको बता सकता हूँ, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर, प्लस 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जो है हमारी रहेगी। इसके अलावा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड ओनली आफ्टर द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहता है प्रोसिक्यूशन तभी लगाया जाएगा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया हो तब। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 54 क्या कहता है? अगर किसी बंदे ने एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जब उसको बुलाया था अथॉरिटीज ने, और उसने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो उसको भी पेनल्टी लगेगी। और कितनी पेनल्टी लगेगी मैं आपको बता दूं, 6 महीने की मिनिमम सजा है, मैक्सिमम सजा 5 साल तक की हो सकती है, मैक्सिमम सजा 5 साल की हो सकती है, एंड इसमें भी ठीक है प्लस 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू की पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। कब? अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी तब। ठीक है जी, इसके बाद सेक्शन नंबर 54A कहता है, 54A ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने आपको बुलाया और आप गए नहीं, दूसरा अगर डॉक्यूमेंट मंगवाए और आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करे, तो उस केस में सेक्शन नंबर 54A की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। और पेनल्टी कितनी है आपको मैं बता दूं, 25,000 रुपए की पेनल्टी आपको लगेगी। कब? ईच फेलियर, फॉर ईच फेलियर। जब जब उन्होंने बुलाया आप नहीं गए, उतनी बार, मान के चलो 5 बार बुलाया तो 25,000 इंटू 5 टाइम्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मंगवाई 5 बार, मंगवाई 5 बार नहीं प्रोवाइड करी तो 25 इंटू 5 टाइम्स। तो जब जब मंगवाया, जब जब गलती करी, तब तक आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी, उसके बाद हेयरिंग, वही पार्टीज की हेयरिंग वगैरह वो सब चीजें हैं, और जब भी हेयरिंग होगी तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा, उसके बिना नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 54B कहता है प्रूफ ऑफ एंट्रीज इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी हमारे पास मिलेगा, जो भी माना जाएगा वो उसी मतलब कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते जाते हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह उन्हीं के हैं, किसी और के नहीं है। इसके बाद सेक्शन 55 प्रीवियस सैंक्शन इग्नोर कर सकते हो आप इसको, बस इसमें एक चीज याद रखना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही जो प्रोसिक्यूशन को अप्रूवल देता है कि हाँ प्रोसिक्यूशन करा जा सकता है। तो इसमें कमिश्नर, ऐसे कमिश्नर जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो बस इसके लिए इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स जो ये हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो बता सकती है कि कौन से ट्रांसफर्स को जो है नल एंड वॉइड माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकती है इस एक्ट से, जब 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 फ्रॉम द टाइम टू टाइम जैसा उनको ठीक लगता है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को एग्जाम कर सकती है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को भी एग्जाम कर सकती है। उसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाता हूँ, ये सारी चीजें ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बता सकती है, ये सब आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन नंबर 61, ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, मतलब जो ऑफेंस इसके अंदर माने जाएंगे वो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है। मामला में आपने पढ़ा होगा कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल ऑफेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ऑफेंसेस बाय कंपनीज के केस में ये होता है, ऑफिसर इन चार्ज जो होता है वो गिल्टी माना जाता है, जो भी हमारे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो गिल्टी माने जाते हैं। अगर डायरेक्टर्स वगैरह ने प्रूव कर दिया उनकी नॉलेज के हिसाब से नहीं हुआ था, तो जिस बंदे की भी इन्वॉल्वमेंट है उसको माना जाएगा। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो उस केस में डायरेक्टर्स जो भी बड़े लोग हैं जिन पास पावर है चीजों को करने की, वो सारे के सारे जो है हमारे माने जाते हैं। कंपनी के केस में जो कंपनी जो है वो इंक्लूड करती है फर्म भी और एओपी बीओआई भी। डायरेक्टर का मतलब अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर फर्म के केस में पार्टनर और एओपी बीओआई के केस में जो भी ऐसा बंदा जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन इन चार्ज है उसको कह सकते हो। इसमें सेक्शन नंबर 63 ये कहता है कि छोटी छोटी बातों के चक्कर में नोटिस को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, नोटिस को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 64 ये कहता है कि अगर गुड फेथ में मतलब किसी भी तरीके से काम किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, तो वो अगर गुड फेथ में काम किया तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद जब ये एक्ट आया था तब के हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं यार, इतना कितना पढ़ोगे, ठीक है, फालतू का। हाँ, अगर कोई बंदा डिजीज हो जाता है तो उस केस में मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बंदा मर जाता है तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ये राइट भी है कि वो ही और शी जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे ही है, चाहे शी है, या चाहे अदर्स है, वो अपील फाइल कर सकती है। ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फंस भी सकता है लेकिन अपील भी फाइल कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ये रूल्स बना सकते हैं, रूल्स को चेंज कर सकते हैं जब जब इनका मन करेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने कंप्लीट किया, मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, प्लीज कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा मोटिवेट होऊंगा। लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ठीक है, उनके भी मजे आ जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियोस के साथ, और जितना अच्छे से इस वीडियो को सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छे से बाकी की वीडियोस भी आती रहेंगी। सो टिल द टाइम, बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम माय साइड।